हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके एचयू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, एचयू एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको नोट्स आपके नए सिलेबस पर आधारित यानी कि नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं आपके लिए। एचयू के हैं, इसमें आपका पूरा सिलेबस एचयू का कंप्लीट कराया गया है। ध्यान रखेंगे, नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये नोट्स है और साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी एचयू का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो प्रैक्टिस सेटों की संख्या रहने वाली है वो 10 रहने वाली है और साथ ही इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए व्हाट्सएप नंबर नीचे देख रहे हैं, ये दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपकी जो एचयू की क्लासेस है, आप में से चूंकि बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए, एचयू की जो क्लास है ये आपको आपकी मंडे से सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये चलती है। दोपहर 1 बजे ये क्लास होती है और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं तो उनके लिए एक फ़ोल्डर बना दिया गया है एचयू के नाम से। ये फ़ोल्डर आपको इसी चैनल के यूट्यूब में जो आपका चैनल है गोल टू सक्सेस, इसी चैनल का जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें एचयू के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा और सारी क्लासेस आपको एक जगह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगी। तो आप अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं वहाँ अभी आपको बता दिया जाए तो आपका जो सोशल साइंस है, आपने सिलेबस देखा होगा 2 पार्ट में डिवाइड है, जीएस और फिर सोशल साइंस। सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट्स हैं, ये 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसी से रिलेटेड अभी क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए अब यहाँ पे देखना है, प्रश्न है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार, चिकनगुनिया यहाँ पर दिया गया है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इबोला बुखार, ठीक है। इबोला बुखार होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू है। एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मलेरिया, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, मलेरिया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मलेरिया प्रभावित किसको करता है? मलेरिया हो जाए या, ठीक है, तो ये जो शरीर है हमारा, व्यक्ति का जो इंसान का शरीर है, उसके किस अंग को यह प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे तिल्ली है, ठीक है, तिल्ली और आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। घेंगा, घेंगा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम। घेंगा, घेंगा किस कमी के वजह से होता है? तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है आयोडीन की कमी के वजह से, ठीक है, जिसे हम घेंगा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैंसर के ऊतकों की जांच इनमें से जांच के लिए की जाती है। क्या की जाती है? कैंसर है किसी को, व्यक्ति को, तो उनमें जो टिश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, ट्यूमर है, सिट्स जो हम कह सकते हैं ट्यूमर, हालांकि ट्यूमर बड़ा हो जाता है, सिस्ट छोटी होती है, तो उसके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके सैंपल लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड जो जाँच होती है, टेस्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर से रिलेटेड जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जाँच के लिए बायोप्सी मतलब कि जो जाँच होती है, वो बायोप्सी द्वारा की जाती है या इसे बायोप्सी कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की हमें उम्मीद मिलती है? यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या दिया गया है?
टिक्सोबैक्टीन है, डोल्वावेनिसन है, सिफेपाइम है, डेप्टोमाइसिन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर टिक्सोबैक्टीन है। टिक्सोबैक्टीन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आमतौर पर वर्णांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवंशिकी प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है यानी कि गैर संक्रामक बीमारी, या फिर प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आनुवांशिकी रोग है ये, ठीक है, आनुवांशिकी रोग है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए क्या कह रहा है? एक बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन करना। विकल्प बी है बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन। सी है बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन। डी है हैजा रोग के निदान और लक्षण का अध्ययन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता, इनमें से किसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है, निकट दृष्टि दोष यहाँ पर दिया गया, इनमें से किसे चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आपका जो होगा ये मोतियाबिंद होगा, ठीक है, क्या होगा? मोतियाबिंद होगा। समानतः यह 55 से 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति में हमें ये मोतियाबिंद देखने को मिलता है, ठीक है। लेंस, आंखों में जो लेंस होता है वो धुंधलापन हो जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? एल्फ्रेड बी नोबेल है, जोनास एडवर्ड सॉल्क है, मैरी क्यूरी है, लुई पास्चर यहाँ पर दिया गया है। पोलियो का टीका इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया था? यहाँ पर क्या होगा? जोनास एडवर्ड सॉल्क, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1955 में इन्होंने पोलियो का जो टीका है, पहला टीका है, इसे विकसित किया था। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और 1961 में अगर हम बात करते हैं तो एक आपको नाम याद रखना है, अल्बर्ट साबिना का, ठीक है, अल्बर्ट साबिना ने, इन्होंने ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन को डेवलप्ड किया था, ओपीआई, ठीक है, ओपीआई शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ओपीआई किसके द्वारा डेवलप्ड की गई पोलियो से रिलेटेड? नाम है एल्बर्ट साबिना, 1961 में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? टेप वर्म्स है, राउंड वर्म्स है, फाइलेरियल वर्म्स है, हुक वर्म्स यहाँ पर है। कौन सा कृमि है जो हाथी पाँव का कारण होता है? तो यहाँ पर जो होगा वो फाइलेरियल वर्म्स होगा, सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, कैडिडियोसिस है, मसे यहाँ पर दिया गया, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर कैडिडियोसिस होगा, ठीक है, सी होगा। ये फंगस है ना, कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग है ये,
सी आपका यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया क्या है। विकल्प ए क्या कह रहा है, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। विकल्प बी कह रहा है ये एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। सी कह रहा है ये एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं और रक्त में आरबीसी को समाप्त करती हैं। डी में है यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी से होता है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, याद आ रहा है आपको, बताया गया था हीमोफीलिया आनुवांशिकीय रोग है, आनुवांशिकीय रोग है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, चोट लग जाए व्यक्ति को तो क्या होता है, अगर ब्लड बह रहा है तो वो बहता रहेगा, रुकता नहीं आसानी से, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है, बहता रहता है ब्लड। कई बार आंतरिक जो रक्तस्राव है वो भी देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। यहाँ पर क्या होगा, 5.5 से कम। ठीक है, 5.5 से कम है, सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए विकल्प ए कह रहा है मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपीज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन बी, मानव शरीर में मौजूद एपेडिक्स एक अविशेषीय अंग है। ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऑप्शन डी, मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं। सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपीज मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए शरीर की, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, बड़ी हड्डी, तो ये क्या होगी, किसे कहा जाता है, कौन सी हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी जो होती है, फीमर। ठीक है, फीमर है। यहाँ पर आपने पढ़ा स्टेपीज के बारे में, ये क्या है, सबसे छोटी हड्डी है मानव के शरीर में जो पाई जाती है। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो क्या है, फीमर है। और फीमर कहाँ पाई जाती है, जांघ में। ठीक है, जांघ में होती है, ये क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की, एक सेकेंड, सबसे बड़ी ग्लैंड, ग्रंथि, ठीक है, ये क्या है, तो आपको याद रखना है लिवर। ठीक है, लिवर यानी कि यकृत, ये क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो गलत है, मानव की रीढ़ में, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें 38 कशेरुक होते हैं, ये यहाँ पर गलत है। कितने होते हैं, 33 होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। और एक आपका इंपॉर्टेंट है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वदेशीय CAR-T थेरेपी ने BALL और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है। यहाँ पर विकल्प में है मल्टीपल माइलोमा, हॉजकिन लिफोमा है, नॉन हॉजकिन लिफोमा है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,
यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, नॉन हॉस्किन लिफोमा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, पोलियो है। कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? यहाँ पर आप टाइफाइड देख रहे हैं, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। पोलियो देख रहे हैं, विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित। चिकन पॉक्स भी आपका विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर मलेरिया होगा, ठीक है, मलेरिया होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से बताएं, रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं? वंशानुगत, दीर्घकालिक, तीव्र या फिर आनुवांशिक? कौन सा है रोग जो केवल कम अवधि तक रहता है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर तीव्र हो जाएगा, ठीक है, तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। दीर्घकालिक जो रोग होते हैं, जिन्हें हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। इसमें आपकी हृदय की बीमारी, कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज, ये सभी इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीव्र होगा, सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, कथन कारण है यौन संचारित रोग से संबंधित है। देखिए कथन क्या कह रहा है, यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। कथन बी क्या कह रहा है, HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये दोनों ही हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ये दोनों ही कथन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी, ए की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है? ऑप्शन देखिए, जीरोफैथिलीमिया है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा, जीरो फैथिलीमिया होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से ये होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है? कैंडिडियासिस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, एंथ्रेक्स है, लेप्टोस्पाइरोसिस है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वजन कम होना और अधस्तवक वसा और मांसपेशियों वजन में कमी शिशुओं में किस सिंड्रोम की लक्षणिक विशेषताएं हैं? मारास्मस, एक्जिमा, काली खांसी, डाउन सिंड्रोम यहाँ पर विकल्प हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मारास्मस हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है ये, प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण ये होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिस वजह से बच्चे का जो वृद्धि है, विकास है, वो बाधित होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है? मांसपेशीय दुर्विकास, मलेरिया, डाउन सिंड्रोम, पुट्टीय तंतु शोथ यहाँ पर है। आनुवांशिक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, मलेरिया नहीं होगा, आनुवांशिक बीमारी नहीं है।
ठीक है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के वजह से होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी इसका कारक है। चलिए आगे देखिए, यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा की जालियत अंतः कोशिकाओं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण कौन सा रोग होता है? अपसंवेदन है, त्वकशोथ है, हीमोसाइटोरिसिस है, या फिर राइबोफ्लेविनहीनता यहाँ पर है। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा, हीमोसाइड्रोसिस। ठीक है, हीमोसाइड्रोसिस होगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, ग्लैंड दी गई है, हार्मोनल ग्लैंड है एक तरफ, और एक तरफ रोग है। एडिसन रोग किससे ग्लैंड से संबंधित है? अवटू ग्लैंड है। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पे हाशिमोटो रोग जो दिया गया है वो अधिवृक्क ग्लैंड से जुड़ जाएगा। एक्रोमिगेली ये आपका संबंधित हो जाएगा वैसोप्रेसिन से, और सियाद जो होगा ये वृद्धि हार्मोन है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुमेलित। ठीक है, सही युग्म नहीं है ये बताना है। मधुमेह इंसुलिन है, गंठमाला थायरॉक्सिन है, कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल है, एक्रोमिगेली एड्रेनाइल यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ये यहाँ बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक्रोमिगेली, ठीक है, ये एक तरह का हार्मोनल डिजीज है। ठीक है, हाथ पैरों में हम और यहाँ तक कि चेहरे में भी हमें असमान वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ इसे आप याद रखेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।